डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सो जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस मियोसिस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक तो सबसे पहले थी हमारे पास रोजालिंड फ्रैंकलिन, जैसे मैंने आपको याद कराया था, रोज जैसी है, बहुत ही सुंदर सी रोजालिंड फ्रैंकलिन है। चेंज कर देता है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे स्किन के सेल्स का होता है। शुगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, N से नाइट्रोजनस बेस, S से शुगर, बट नो फॉस्फेट। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बुलाते हैं? काइसोम बुलाते हैं। हेलो माय क्यूट लिटिल निंजास, वेलकम टू ICSC वाला। माई नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट करी है एक बहुत ही मस्त माइंड मैप सीरीज हर एक चैप्टर की। तो आपको पता होगा कि हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसका एक बहुत ही सुंदर सा माइंड मैप आज हम करने वाले हैं। माइंड मैप कैसे हेल्प करता है? माइंड मैप हमेशा चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कराने में हेल्प करता है, यानी कि बहुत लंबा सा चैप्टर हम आज फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक मैप की फॉर्म में रिवाइज करने वाले हैं। सो मैं आपको दूंगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी इसके अंदर। आओ एक बार देखते हैं हम क्या करने वाले। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, 1 सेकेंड, तो हमने इसको डिवाइड कैसे किया है बेटा? माइंड मैप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपकी पीपीटी होने वाली है, जिसमें मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ, पूरा माइंड मैप बनाने वाली हूँ, और लास्ट में आपको मिलने वाली है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, एंड देन वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करना कैसा है? जो भी आप माइंड मैप, आप किसी भी सब्जेक्ट का माइंड मैप अगर देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके बहुत सुंदर से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन पे। एग्जाम से पहले होता है ना कि यार एक बार सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी देख लूं, सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें एक बार फटाफट रिवाइज कर लूं, उसके लिए माइंड मैप इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का माइंड मैप आपको मिलने वाला है, तो हो गई हमारी बल्ले बल्ले, है ना, लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगी बढ़िया तरीके से। सो लेट अस स्टार्ट। एंड डायग्राम्स मैं आपको बनवाऊंगी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सो जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। सो मेक श्योर कि आप अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं। तो आप शुरुआत करें मेरे साथ। क्या क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं बेटा? इसमें ना डायरेक्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर डेफिनेशन वी विल डू, डेफिनेशन वी विल डू, राइट। एंड जैसे कि आपको पता है चैप्टर के नाम में ही है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल कैसे डिवाइड करता है एंड एवरीथिंग। तो हम इसका एक ये वाला पार्ट लेंगे कि क्रोमोसोम से क्या क्या क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है किन किन चीजों से बना है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, उसके सारे की पॉइंट्स हम करेंगे। देन वी हैव सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस मियोसिस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंट टर्म्स लास्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, पहले ये वाला कलर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप सेंटर में लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नोट साथ साथ बना लो, मैं खुद ही कह रही हूँ आज नोट साथ साथ बना लो। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लो। फिर उसके बाद बेटा इसके क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्या क्या आ सकता है, आओ देखते हैं। जैसे इसमें आएगा एक तो क्रोमैटिन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले क्या आएगा? क्रोमैटिन आएगा, ठीक है। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। उसके बाद सीधा हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, फिर हम सीधा किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम की बात करेंगे। ये एरो सीधा यहाँ डाल देती हूँ मैं, यहाँ क्रोमैटिन और यहाँ हम लिखेंगे क्रोमोसोम के बारे में, तो डिफरेंसेस भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि क्रोमैटिन की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें, वो बना किससे है? डीएनए से बना है। तो डीएनए की डिस्कवरी पर क्वेश्चन आते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, सबसे पहले क्रोमैटिन की बात करते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? कैन यू सी दिस वर्ड क्रोमैटिन? तो जब भी हम क्रोमैटिन की बात करें, वेयर इट इज फाउंड, फाउंड इन द न्यूक्लियस या सीन इन द
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दिखेगा। पहली बात तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि क्रोमैटिन मिलता कहाँ है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल जो किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। सो सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, उस टाइम दिखेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा तभी ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। सो सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, पहली बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस इज लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, डबल स्ट्रैंडेड, दो धागों से बना हुआ, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। अगर इसको डायग्राम से हम शो करें, क्लास में कैसे बनाते थे, हम सिंपल एक थ्रेड लेते थे और उसको रैंडमली फोल्डेड दिखाते थे। लेट्स इमेजिन दैट दिस इज जस्ट थ्रेड और क्रोमैटिन, तो ये कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। एंड इफ वी जूम इट तो हमें पता चलता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। एक्चुअली यही थ्रेड दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, राइट? यही मतलब है इसका, ठीक है। अब ये बना किससे हुआ है? इट हैज कितना परसेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कितना परसेंट ऑफ डीएनए? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा दैट इट हैज हाउ मच परसेंट ऑफ डीएनए? 40% डीएनए। कितना डीएनए इसके अंदर? 40% डीएनए है प्लस 60% इसके अंदर प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स ज्यादा है टू रैप द डीएनए। प्रोटीन्स किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं जिसके ऊपर डीएनए उसको खुद को कॉइल कर सके, खुद को रैप कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमैटिन, जो आपको पता होना चाहिए। तो साथ साथ हम रिकैप करेंगे, साथ साथ हम रिवाइज करते रहेंगे। और आप तो हाफ ईयरली एग्जाम्स भी दे चुके हो, सो इट मस्ट बी इजी फॉर यू गाइज कि आप इसको अच्छे से रिकॉल कर सके। आपका हर एक माइंड में आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप एक तो क्विकली रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजों को और सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर समराइज करके लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोम के ऊपर कि क्रोमोसोम में क्या है ऐसा। तो बेटा देखो, क्रोमोसोम इज, पहले तो ये बताओ क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर वाज दिस साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 में उन्होंने ऑब्जर्व करा था क्रोमोसोम को। किस में करा था? इन द एम्ब्रियोज ऑफ सैलिमैंडर, है ना, सैलिमैंडर जो कि एक एम्फीबियन है, इसके एम्ब्रियो में, इसके लावा के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर करा था, ऑब्जर्व करा था। एंड ये क्रोमोसोम का मतलब क्या है एक्चुअली? अगर हम क्रोमोसोम वर्ड का मतलब देखें तो ये किससे आया है? ये दो वर्ड से आया है। एक है अपने पास क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा मीन्स क्या होता है बेटा? कलर। और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी। तो कैन वी से कि ये कलरफुल बॉडीज को बोला जाता है, कलर्ड बॉडीज को बोला जाता है। तो इसी बेस पर इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम, कलर्ड बॉडीज। ये हमें तभी विजिबल होते थे माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इनको डीपली स्टेन करते थे, बहुत ज्यादा कलर जब हम इसको प्रोवाइड करते थे। हमें कोई भी सेल का नेचुरल कलर नहीं दिखता है। जो भी आपको पिक्चर्स दिखती है ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, बेटा वो उसके सच में कलर्स नहीं है। वो तो पिक्चर्स आपको जब दिखाई जाती है तो आपको अच्छे अच्छे कलर्स ऐड करके दिखाई जाते हैं। जब हम सच में इसको न्यूक्लियस के अंदर देख रहे होंगे तो इनका कोई कलर नहीं है एज सच। हमें इनके अंदर डाई डालनी पड़ती है, हमें इनके अंदर स्टेन डालना पड़ता है, तब जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये दिख पाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कलर से स्टेन होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड इट कलर्ड बॉडीज, राइट? सो देखो, वॉल्टर फ्लेमिंग ने बताया था एम्ब्रियोज ऑफ सैलिमैंडर के बारे में, इनके अंदर बताया था। एंड क्रोमोसोम्स के बारे में अगर लिखें तो ये क्रोमैटिन का ही कोइल्ड फॉर्म है। तो क्या हम लिख सकते हैं? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की ही हाईली कंडेंस्ड या कॉइल्ड फॉर्म है, हाईली कंडेंस्ड या कॉइल्ड फॉर्म है, राइट? बोल सकते हैं, है ना? These are rod shaped structure. ये रॉड जैसे दिखेंगे, रॉड शेप्ड एंड डीपली स्टेन्ड, बहुत डीप कलर लेते हैं बेसिकली। स्टेन मतलब क्या होता है? कलर। डीपली स्टेन्ड, क्लियर है इतना? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। देन वेयर इट इज फाउंड, ये दिखेगा कब? सीन इन द, या ऑब्जर्व भी लिख सकते हो, इन द डिवाइडिंग सेल।
जब एक सेल डिवाइड करता है उस टाइम पर हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं. एंड इफ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, how we will draw it, let me take this color. We will draw it like this. These are the chromosomes, है ना. एंड द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, ये जो सेंटर एरिया है, बेसिकली सच में कोई सेंटर एरिया नहीं है, बट हाँ अगर हमें क्रोमोसोम का सेंटर एरिया देखना चाहें उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेर. तो आप लिख सकते हो सेंट्रोमेर. यस. अब एक और चीज है कि कुछ बुक्स में दिया इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी आप लिख सकते हो, ऊपर वाली आर्म को पी आर्म बोलते हैं. ऊपर वाली आर्म को, ऐसा लग रहा है ना ऊपर एक हाथ है, तो पी आर्म, और नीचे वाली को हम बोलते हैं क्यू आर्म. पी आर्म एंड क्यू आर्म, पी आर्म एंड क्यू आर्म. क्लियर. वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था, हाइडली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो यस दैट्स इट, कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फाइबर्स. अब ये किससे मिलकर बना है, चाहे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, इनके बीच में डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये अनकॉइल्ड फॉर्म है, ये कॉइल्ड फॉर्म है, बट दोनों ही सेम चीजों से मिलकर बने हैं. जितना डीएनए प्रोटीन इसमें उतना ही डीएनए प्रोटीन इसमें होगा, स्ट्रक्चर तो सेम है, बट इट इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन डिवाइडिंग कंडीशन एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग कंडीशन. वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. उसके बाद हम बात करें इस डीएनए की. ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि कॉइलिंग में हेल्प कर रहे हैं. प्रोटीन्स व्हिच हेल्प इन कॉइलिंग आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स. और जो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, जो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. उनको क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. अब जब हम इस थ्रेड को देखते हैं जूम करके, तो हमें पता चलता है ये जो थ्रेड है दैट इज एक्चुअली अ डीएनए. दैट इज एक्चुअली डीएनए, राइट. तो यही डीएनए के बारे में हम यहां पढ़ना चाहते हैं. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, यहीं पर लिख लेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. यस, यही होगा. अब डीएनए की फुल फॉर्म तो पढ़ ली, बट डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसका क्रेडिट ना दो साइंटिस्ट को दिया जाता है. एक तो सबसे पहले थी हमारे पास रोजालिंड फ्रैंकलिन, जैसे मैंने आपको याद कराया था, रोज जैसी है, बहुत ही सुंदर सी रोजालिंड फ्रैंकलिन है. उन्होंने शेप ऑफ डीएनए दी थी बेसिकली. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन. सबसे पहला पॉइंट, द शेप वॉज गिवन बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन. रोजालिंड फ्रैंकलिन. एक क्वेश्चन हो गया यहां पर. ठीक है, फिर आता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. लाइक इन्होंने बोला कि इसकी शेप कैसी है, लाइक इट इज थ्रेड लाइक, है ना, थ्रेड है, ये प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल होता है. बट जो सच में किसी साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि यही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब लोगों को कंफ्यूजन होती थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर इनहेरिट हो रहा है, वो डीएनए है, वो प्रोटीन है, या फिर वो कोई और चीज है. तो यहां पर कंफर्म करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने बेसिकली दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. So double helical structure was given by Watson and Crick. Watson and Crick. Crick जी की स्पेलिंग थोड़ी इधर जा रही है, बट आप लिख लें Watson and Crick. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या हम इसके ऊपर स्टार मार्क कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये हम नहीं भूलेंगे. बातें तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट शेप एंड स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा. अब आ जाओ कि डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर किससे बना है. सो हमें पता है कि डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है. डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर. ठीक है, ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है. जैसे इमेजिन करो एक फूलों की माला है, तो जो फूलों की माला है पूरी की पूरी, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या पॉलीमर है. उसमें छोटे छोटे जो फूल हैं जिसको जोड़कर हमने माला बनाई है, वो छोटी छोटी यूनिट्स को मोनोमर्स बोलते हैं. मोनोमर्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं. जैसे इमेजिन करो सारे फ्लावर्स पड़े हुए, फ्लावर्स आर मोनोमर्स, मोनो मीन्स वन यूनिट. फिर वो सारे फूलों को जोड़ जोड़ कर एक माला बना दी. अब जो माला है वो है पॉलीमर. ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स. सो यहां पर डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, या फिर क्या मैं इसको पॉलीमर भी बोल सकती हूं, है ना. एक बड़ी माला है. किसकी माला है, छोटे छोटे मोनोमर्स की माला है, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. क्या बोलते हैं हम इनको, न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, सो मोनोमर्स, द स्मॉल यूनिट्स विच आर फॉर्मिंग द डीएनए इज
न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? सो अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या 3 चीजें हैं इसके अंदर? वन इज द फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फिर होता है इसके अंदर शुगर। शुगर यहां पर क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहां पर कौन सी शुगर होगी, या सिंपल आप शुगर लिख लो, ठीक है। देयर इज दिस राइबोज शुगर, ठीक है, एंड देयर इज दिस शुगर विच इज नोन एज डिऑक्सी राइबोज, बट यहाँ डिऑक्सी राइबोज शुगर ही होती है। मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट गिवन, ठीक है, इतना क्लियरली नहीं गिवन है आपके सिलेबस में। तो आप शुगर मॉलिक्यूल याद रख सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल। उसके बाद तीसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस भी हमारे पास 3 होते हैं। पहले तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फेट बैकबोन बनाता है डीएनए की, फॉस्फेट बैकबोन बनाता है डीएनए की। शुगर ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट होता है। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, राइट। और उसके बाद अगर नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात करूं तो कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं? हम अभी यहां डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड लास्ट में होगा थायमीन। और यहीं पर आप खुद भी मेंशन कर सकते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। अब एक और रूल भी है यहाँ पर, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा लैडर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लैडर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हेयर ओनली, यहीं पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं सो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ एक छोटा सा क्लिप आर्ट भी है। इसको अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं, ओपन कर दूं, यहां पर अगर एडेनिन है तो यहां पर थायमीन होगा, ऑलवेज डबल बॉन्ड। यहां पर अगर साइटोसिन है तो यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा गुआनिन के साथ। ये शारगैफ्स रूल है, शारगैफ जी ने ये रूल दिया था, देयर वाज दिस नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पर कि प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर एंड प्योरीन्स आर डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्योरीन्स कौन कौन से हैं? प्योरीन्स कौन कौन से हैं डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर? एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? Thymine and cytosine. Thymine and cytosine. So this is the mind map of all about the structure of chromosome. कुछ भी आएगा इस चैप्टर में से तो यहीं से आएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो आई होप आपने ये बना लिया। जरूरी नहीं है देखो आपको ये सारी चीजें यहीं पर घुसानी है, आपके पास तो बहुत बड़ा पेज है। मेरे को देखो मैप बनाना है तो मैप तो मैं एक ही पेज पे बनाऊंगी, है ना। बहुत सुंदर भी लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। मैप एक पेज पर बनता है, बट आपके पास तो बहुत ज्यादा एरिया है। जहां भी आपके पास नोटबुक में जगह मिले छोटे छोटे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना सीखो। आप मेन पेज पे छोटे छोटे पेजेस आते हैं ना, कलरफुल पेजेस आते हैं ना, स्टिक ऑन्स इनको बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो अगर इतना यहां तक क्लियर हो गया ना तुम्हें, तो मुझे कमेंट्स में चाहिए ऑरेंज हार्ट्स। क्या चाहिए तुमसे? ऑरेंज वाले हार्ट्स चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें। ये जो सारे खाली डब्बे तुम्हें दिख रहे हैं इनको हम अच्छे से फिल करने वाले हैं, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमारा एक अलग से इसी के अंदर टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने देखा कि सेल साइकिल में जाता है और डिवाइड करता है, तो 24 आवर्स की लगभग ह्यूमन सेल की हम साइकिल मान के चलते हैं, जिसमें से वो जो साइकिल होती है 23 आवर्स उसमें तैयारी के होते हैं, और 1 घंटा जो होता है 1 आवर जो होता है वो सेल डिवीजन का होता है ना। तो सेल साइकिल 24 घंटे की माने तो 23 आवर्स प्रिपरेशन और 1 घंटा उसमें सेल डिवीजन करी, मेन प्रोसेस करा। अब इसको मैंने तुम्हारे जीवन से रिलेट किया था कि तुम्हारा अभी काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तुम पढ़ाई करते रहते हो पूरा साल, और फाइनल एग्जाम होता है तुम्हारा 3 घंटे का, जिसमें तुम्हारे पूरे 1 साल की मेहनत दिखती है। तो सेम यहाँ सेल की कंडीशन है, पहले बहुत ज्यादा तैयारी करता है और 1 घंटे में बेचारे का रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में कितने फेजेस हैं? सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? एक होता है बेटा हमारा इंटरफेज, ये लो, एक होता है हमारा इंटरफेज,
और दूसरा या तो होगा माइटोसिस या होगा मियोसिस, है ना। बट हमारे सिलेबस में माइटोसिस डिटेल में है तो एरो यही जाना चाहिए, इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस, है ना। दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और माइटोसिस। अगर मैं इंटरफेज की बात करूं तो इंटरफेज इज एक्चुअली नोन एज प्रिपरेटरी फेज, जिसमें सेल क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है ना। यहां लिख दूं मैं, इट इज द प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, पहले इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता था, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि सेल इसी टाइम पर सबसे ज्यादा तो तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी करता है सेल इस टाइम पर? जो भी डीएनए का कंटेंट है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं इस क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मेजरली मिलकर बना हुआ है। अब ये अपना सारा कंटेंट डबल करने वाला है और अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला है ना। अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला है। ये जो यहाँ पर दूसरा इसके जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, ये एक नया क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम ये अभी भी 1 है, और पहले जब ये रेड वाला स्ट्रक्चर नहीं था, अभी भी 1 क्रोमोसोम, अभी भी 1 क्रोमोसोम। तो चेंज क्या हुआ है मैम? बेटा डीएनए एंड प्रोटीन्स आर डबल्ड, डीएनए एंड प्रोटीन्स आर डबल्ड, और वो काम होता है इंटरफेस के अंदर। इसके भी 3 फेजेस हैं। सबसे बड़ा फेज कौन सा है इसके अंदर? G1 फेज, है ना, जिसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज, G1 फेज, राइट। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और लास्टली हमारा आता है सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। क्या होता है तीनों के अंदर? आओ एक सेपरेट पेज पे बात कर ले इसकी, एक अलग से मैं पेज बना रही हूं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस की बात कर रही हूं। आपको ये नोट्स में, अगर आपको लगता है कि आपको लिखने की जरूरत है, कि आपको याद नहीं है अभी, आपको ये लिखने की जरूरत है, तो आप अलग से लिखेंगे। बट इफ यू रिमेंबर देन यू डोंट नीड टू राइट इट सेपरेटली, ठीक है। मैं यहां लिख रही हूं इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास G1 फेज है, वो जो सबसे पहला फेज है उसको क्या बुलाते हैं? G1 फेज या ग्रोथ 1 फेज, या फिर बेटा इसको गैप 1 फेज भी बोला जाता है। क्या होता है इस फेज के अंदर? सबसे पहला काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि नए नए आरएनए और प्रोटीन्स बनाना, वो इसी फेज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख दूं न्यू प्रोटीन्स एंड आरएनए सिंथेसाइज्ड, पहली बात। उसके बाद हमने एक और देखा था, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। सॉरी, ये यहां थोड़ी होता है, ये तो गड़बड़ हो गई। यहां एक और पॉइंट हमें ये लिखना है, कौन सी सेल ऑर्गेनील्स हैं जो खुद को डिवाइड कर लेती है? याद करो, वीआईपी हमने पढ़ा था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास इसका खुद का डीएनए होता है, तो लगे हाथ पूरा सेल डिवाइड होना ही है। पूरे सेल ने अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनानी ही है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो साइटोप्लाज्म का सारा सामान भी तो डिवाइड करेगा, उसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनील्स भी तो डबल होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सोचते हैं भाई अपने पास अपना डीएनए है, तो क्यों ना यही डिवाइड हो जाए। तो कौन सी है? देखो यहां लिख रही हूं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट इटसेल्फ, रेप्लिकेट्स। क्लियर है? फिर आ जाओ एस फेज में। एस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस रखा, क्योंकि इट रेफर्स टू डीएनए सिंथेसिस या फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एक ही पॉइंट है इसके अंदर। लास्ट वाला फेज सबसे छोटा फेज होगा G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होता है? G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स एंड आरएनए, मोर प्रोटीन्स एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड। क्योंकि देखो पहले बनना स्टार्ट हो गए थे, बट तुम्हें पता है इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो और ज्यादा प्रोटीन्स और आरएनए इस फेज के अंदर बन जाते हैं। फिर इसके अलावा एक और अलग से फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज, ये वो फेज है जहां से जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं वो G0 फेज में आ जाते हैं। सो द नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, लाइक कौन कौन से नॉन डिवाइडिंग सेल्स बेटा? लाइक नर्व सेल्स और मसल सेल्स, लाइक नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स एंटर G0 फेज।
क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, यहां से सेल साइकिल एग्जिट कर सकते हैं ये सेल, क्योंकि देखो उनको आगे डिवाइड करने में जाना ही नहीं है, तो किसी ने अपना रास्ता अगर अलग करना है, उनको करना ही नहीं है डिवाइड, तो वो साइड हो जाएंगे, वो किस फेज में आ जाएंगे, जी नॉट फेज में आ जाएंगे। क्लियर है, इंटरफेस की बातें हो गई यहां पर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरफेस इज डन, ये तैयारी हो चुकी है, नए नए आरएनए प्रोटीन्स बन गए, और क्रोमोसोम की क्या हालत है, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो गया, डीएनए और प्रोटीन्स डबल हो गए। डन। नाउ इट विल एंटर द मेन फेज विच इज माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज क्या होता है, माइटोसिस को प्यार से हम एक और फेज भी बुलाते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन एक ऐसा फेज जिसमें माइटोसिस अपने क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो ये जितने भी नए सेल बनाएगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही भेजेगा। ठीक है, तो इसके अंदर माइटोसिस के अंदर 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं। एक माइटोसिस प्रोसेस जब हुआ, एक साइकिल जब चली, तो उसने 2 नए डॉटर सेल्स बना दिए। वहीं पर जब हम मियोसिस की बात करते हैं, जो आपके बुक में एक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, बस मियोसिस के अंदर बेटा क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। यहीं पर लिखूंगी मैं इसके पॉइंट्स, यहां पर आ जाओ। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें 2 नए सेल्स बन रहे थे, एक साइकिल चलने के बाद यहां पर 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, मियोसिस 1 and meiosis 2 results in formation of 4 डॉटर सेल्स। बेटा ये 4 डॉटर सेल्स बनाती है साइकिल, क्योंकि देखो साइकिल हो ही 2 राउंड में कंप्लीट रही है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो 4 नए डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस के अंदर और 2 सेल्स बनते हैं नए माइटोसिस के अंदर। ये रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये क्या हमारी बॉडी सेल्स में होता है सारी की सारी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गैमीट सेल में होता है, सेक्स सेल्स में होता है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। सो कैन आई राइट डाउन अकर्स इन जर्म सेल्स और गैमीट्स। जर्म सेल्स, इसमें स्लैश डाल के गैमीट्स भी लिख लो, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी लिख लो, यानी कि जब मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा और फीमेल्स के अंदर एग फॉर्मेशन होगा तब मियोसिस होगा। अब इसके अंदर एक और स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है इसके अंदर। किसका क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि आगे मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। माइंड मैप आपका पूरा तैयार होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट? तो मैं इसको समझा दूंगी। यहां पर आएंगे माइटोसिस। माइटोसिस हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में हो रहे हैं। बाल लंबे हो रहे हैं, मेरे तो नहीं हो रहे खैर, बट हाँ जिनके बाल लंबे होते हैं ना, डबल होते हैं ना, बाल की ग्रोथ होती है ना, स्किन के सेल्स, झाड़ू जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे स्किन के सेल्स का होता है। यानी कि पुरानी स्किन के, डेड स्किन के सेल्स झाड़ू में जा रहे हैं और नए नए स्किन के सेल्स ग्रो कर रहे हैं। हमारे इंटरनली भी बॉडी के सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। वो 46 क्रोमोसोम वाले पहले थे, नए सेल में भी 46 क्रोमोसोम देंगे, तो यानी कि माइटोसिस करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये 46 क्रोमोसोम को मेंटेन करके रखता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ये रिपेयर करता है। जब चोट लग जाएगी स्किन की तो स्किन हील हो जाती है, तो नए नए सेल्स वहां पर ग्रोथ कर जाते हैं, तो चोट लग गई तो रिपेयर हो जाएगी हमारी बॉडी। रिप्लेसमेंट, पुराने डेड सेल्स रिप्लेस होंगे नए सेल्स से। वो नए सेल्स किसकी फॉर्मेशन से बने बेटा? माइटोसिस की फॉर्मेशन से बने। ठीक है, नए सेल्स का रिप्लेसमेंट हो गया। फिर जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनके अंदर मेल फीमेल जैसी कोई चीज ही नहीं है, जिनके अंदर मेल फीमेल जैसा कुछ है ही नहीं, जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर कुछ नहीं है मेल फीमेल। अमीबा, अमीबा सिंगुलर है बेटा, है ना? सिंगुलर है, सिंगुलर तो गलत बोल दिया मैंने, सिंगल है, सिंगल पेरेंट, वन पेरेंट, मेल फीमेल जैसा नहीं है। तो अमीबा अपनी जब कॉपी बनाता है तो वो बिल्कुल ऐसे सेल की तरह ही डिवाइड करता है। जितने क्रोमोसोम नंबर अमीबा के अंदर होंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर उसके 2 बच्चों के अंदर होंगे। सो वो भी माइटोसिस ही करता है। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड किस में रहता है? माइटोसिस में रहता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? दैट क्रोमोसोम नंबर is maintained, is maintained.
क्लियर है इतनी बात? वेरी सिंपल टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। उसके बाद अब माइटोसिस स्टार्ट हो गया, इंटरफेस हमारा डन था, सेल इंटरफेस कर चुका है, अब माइटोसिस करेगा। माइटोसिस की हमने इंपॉर्टेंस देखी। माइटोसिस है थोड़ी देर का काम, बट उसमें स्टेप्स बहुत सारे हो रहे हैं। स्टेप्स क्या हो रहे हैं इसमें? हमें सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता हुआ दिखेगा। जैसे एक सेल है फॉर एग्जांपल, मैं इसका यहाँ पर डायग्राम ले लेती हूँ क्योंकि हमें डायग्राम इवेंचुअली बनाने ही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेल की बात करूँ, ठीक है, सो ये हमारा एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई और अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा है सेल, तो आपको जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा थ्रेड जैसा दिखेगा जो कि अभी अनकॉइल्ड फॉर्म में है। इसको हम क्रोमैटिन बुलाएंगे, इसको हम क्रोमैटिन बुलाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहले जो डिवाइड करेगा वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बुलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर इसके अंदर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन और फिर हुई साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इनके लिए हमने एक अलग से टर्म्स भी रखी हैं कि पहले क्या होगा भाई, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस कैरियन वर्ड से आया है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, है ना। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस की क्या डेफिनेशन होगी? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वेरी सिंपल, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस के डिवाइडिंग वाले स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं हमारे। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पी मत, है ना, या फिर पीओ मिल्क एंड टी, पीओ मिल्क एंड टी। पी से प्रोफेज, पी से प्रोफेज, यहां लिख लूं प्रोफेज, फिर है हमारे पास मेटाफेज, फिर है हमारे पास एनाफेज और फिर है हमारे पास टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, लाओ इसको बॉक्स में लिख लेते हैं सुंदर सा, अच्छा लिखेंगे आज। इसको हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, यहां पर आ जाए तो हमारा एनाफेज और फिर आता है हमारा लास्ट में टीलोफेज। सीक्वेंस क्या है इसकी? 1 2 3 4, है ना। चलो यहां पे लिख ले क्या 4 स्टेप्स हैं, यही है ना हमारा मेन फ्लो चार्ट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज और लास्टली टीलोफेज। ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नाउ लेट्स राइट डाउन अबाउट प्रोफेज इन डिटेल। प्रोफेज में होता क्या है? ये आपके सेल की ओरिजिनल कंडीशन थी। अब इस सेल ने डिसाइड किया कि चल यार डिवाइड कर लेता हूं यार, अब अपनी 2 कॉपीज बनाने का टाइम आ गया, अब 1 से 2 होने का टाइम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी क्योंकि अभी न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। अल्टीमेटली ये अभी स्टार्टिंग वाली सिचुएशन है, जब ये लास्ट वाले फेज तक आ जाएगा तो आपको क्या सिचुएशन दिखेगी? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको बिल्कुल ये 2 न्यूक्लियस दिख जाएंगे। यहां से यहां तक का जो सफर है वो इन 4 स्टेप्स में होगा, ठीक है। सो प्रोफेज में आने के लिए क्या करता है सेल? एक्चुअली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, पहला पॉइंट लिख लो यहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, गायब हो गई ये चीजें। तो मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बनाई ही नहीं। ये जो क्रोमैटिन था, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बेटा ये अब हमने पढ़ा था ना कि क्रोमैटिन जो है जब सेल डिवाइड करते हैं तो अपने आप को क्रोमोसोम में चेंज कर लेता है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है। तो यहां पर अब आपको क्रोमैटिन कॉइल करता हुआ दिखेगा। क्रोमैटिन किस में चेंज हो गया? क्रोमैटिन condenses to form chromosome, क्लियर, वेरी सिंपल। और क्या हुआ? जो सेल ऑर्गेनील है जिसने इसको डिवाइड करना है, द सेल ऑर्गेनील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इज सेंट्रोजोम। यहां पर सेंट्रोजोम इमेजिन कर लो, ये सेंट्रोजोम डबल हो गई है
क्योंकि अब इसको पता है इसको सेल डिवीजन में हेल्प करनी है। सेंट्रोजोम के अंदर प्रोटीन से बनी हुई 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं। ये जो अंदर येलो कलर से सेल ऑर्गेनील बनाई है इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। सो क्या हम यहां लिख सकते हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट कर जाएंगी, ये दोनों डबल हो जाएंगी और अपोजिट पोल्स पर भी चली जाएंगी, अपोजिट पोल्स पर भी चली जाएंगी, क्योंकि इनको पता है कि स्टार्ट करना है। यहां पर आपको एस्टर फॉर्मेशन दिखेगा, प्रोटीन्स इनमें से, प्रोटीन के फाइबर्स आपको इनमें से दिखते हुए निकलते हुए नजर आएंगे, जिसको हम एस्टर फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड ये अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम सेंट्रियोल्स, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो आप यहां लिख सकते हो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस फेज के अंदर। ये हमारा थोड़ा लंबा फेज है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्योंकि अभी अभी सेल ने डिवाइड करना शुरू करा है। ये और ये छोटा फेज है, टीलोफेज इसका उल्टा फेज है। याद रखेंगे जो जो प्रोफेज में हो रहा है टीलोफेज में वो सब रिकवर करता है, जो जो यहाँ से गायब हो रहा है वो फिर से टीलोफेज में वापस आता है ना। चल यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। यहाँ क्रोमैटिन भी बना थे, क्रोमैटिन कहाँ गायब कर दी हमने, बनाया ही नहीं क्रोमैटिन, तो ये लो। अब ये क्रोमैटिन आपको क्रोमोसोम की फॉर्म में दिख रहा है और एक्चुअली अब क्रोमोसोम क्या हो चुका है? डुप्लीकेट। तो मैं ऐसे बनाऊंगी इसको, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, है ना। अब 46 तो नहीं बना सकते हैं यहाँ पर, बट हाँ कुछ क्रोमोसोम से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये अभी ऐसे रैंडमली स्कैटर्ड है बेसिकली, है ना। अब हम यहाँ से आ जाएंगे मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में आओ, सुंदर सा बना ले हम हमारा सेल, है ना। तो ये अब हमारा सेल है फॉर एग्जाम्पल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी गायब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी गायब है। स्पिंडल फाइबर्स का क्या हुआ? देखो यहां हमारी सेंट्रोजोम, यहां हमारी सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम के अंदर हमारे सेंट्रियोल्स जिन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने थे, इनके स्पिंडल फाइबर्स अब काफी लंबे हो चुके हैं, काफी लंबे हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज के अंदर, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको इसी प्लेट पर यहां सेंटर में एक इमेजिनरी प्लेट होगी जिसको मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। यहां पर आपको क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेंगे, क्योंकि अब इनको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। अब इनको क्या करना है? सेपरेट करना है। सो दिस इज योर इमेजिनरी मेटाफेजिक प्लेट। तो इसमें क्या होगा? सिंपल 2 पॉइंट्स लिखेंगे हम सिर्फ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, सिंपल, यहां पर अरेंज हो गए और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज के अंदर। ये बेस्ट फेज है टू व्यू द क्रोमोसोम। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों में से कौन सी बेस्ट फेज है जिसमें हमें क्रोमोसोम को देखना है, तो मेटाफेज इज द बेस्ट फेज जिसमें हमें बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे क्रोमोसोम एक ही जगह पर अरेंज्ड होते हुए दिखेंगे, एक ही जगह पर ये अरेंज दिखेंगे इन मेटाफेज, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लेट है ना सेंटर में, यहाँ पर क्रोमोसोम्स आपको फिर भी स्कैटर्ड दिखेंगे, यहाँ पर आपको एक लाइन में सारे क्रोमोसोम अच्छे से दिखेंगे। सो बेस्ट व्यू कम्स इन मेटाफेज, राइट। देन आ जाओ एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ? हिंदी से हमने याद किया था आना, तो अब ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। अच्छा, एक और चीज हमें यहाँ पर लिखनी है, जो क्रोमोसोम का सेंटर है, जो यहाँ क्रोमोसोम का सेंटर है, उसको हम क्या बुलाते हैं? क्रोमोसोम के सेंटर को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोमेयर। तो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट कहां होगा? सेंट्रोमेयर पर होगा। इसको हम याद कैसे करते हैं? क्रोमोसोम बोल रहा है मेरे सेंटर में, ठीक है। सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनील है जो डिवीजन करता है, सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का सेंटर है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? क्रोमोसोम कहता है मेरे, MERE, मेरे सेंटर में, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम, टीलोफेज को हटाते हैं, थोड़ी सी यहां जगह बनाते हैं, यहां पर एक और पॉइंट ऐड करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट सेंट्रोमेयर।
अब एक और चीज, वो बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं यहां नहीं लिखवा रही हूं। सेंट्रोमेयर के बाहर एक्चुअली हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। जैसे अगर इसको मैं यहां से हटा दूं और यहां पर अगर क्रोमोसोम का डायग्राम बना दूं तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, ये सेंट्रोमेयर है, सेंटर की बात है। इसके साइड में यहां पर काइनेटोकोर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं, जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, है ना। सो यहां से स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे, दिस इज एक्चुअली काइनेटोकोर, यहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेगा। तो इसको लेबल कर दें दैट दिस इज काइनेटोकोर। ये क्या है, सेंट्रोमेयर, और ये पिंक वाली लाइन क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। सो ये डायग्राम्स क्लियर हुए। जब ऐसा डायग्राम आए तो मेटाफेज, जब ऐसा डायग्राम आए तो प्रोफेज। अब आ जाओ, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसी के बाद हम कर लेते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आ जाएगा हमारा एनाफेज। ठीक है, तो चलो यहां पर बनाएंगे जगह, डायग्राम के लिए जगह चाहिए तो नो वरीज। ये कैसे जाएगा भाई, ये कैसे जाएगा, क्या ये जाएगा, चला गया, गुड। आ जाओ अब थर्ड एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज का पहले डायग्राम देख लेते हैं। एनाफेज के अंदर अब क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुके हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे से ऐसे अलग हो चुके हैं। यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने इसको खींच लिया और ये सेंटर से सेपरेट हो गया, ये सेंटर से सेपरेट हो गया। तो एनाफेज में देखो आपको कैसे दिखेंगे। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग द स्पिंडल फाइबर्स हियर, मैं पूरा सेंट्रोसोम नहीं बना रही हूं, स्पिंडल फाइबर्स बना रही हूं। तो आपको यहाँ पहला पॉइंट तो क्या दिख रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ छोटी हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो गए और ये अपने साथ क्रोमोसोम को भी तो ला रहे हैं। तो ये देखो यहां से जो क्रोमोसोम अलग हुआ था वो ऐसे खिंचता हुआ दूर जा रहा है और यहां वाला इधर दूर जा रहा है। ऐसा लग रहा है इनकी एल शेप है ना, इट इज फॉर्मिंग एल लाइक दिस, एल एल एल। तो ऐसा लग रहा है दैट दिस इज एल शेप। एनाफेज में क्रोमोसोम्स सेपरेट हो चुके हैं और दूसरे अपोजिट पोल्स पर आ रहे हैं। इन सम ऑफ द बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन कि यहां पर ना, इट इज रिटन इन सम ऑफ द बुक्स, क्या होता है कि आपके बुक में ना अलग अलग फेजेस की डिवीजन नहीं है। अर्ली एनाफेज के अंदर तो जो डायग्राम अभी बनाया था वैसा होता है, लेट एनाफेज में आपको यहां न्यूक्लियस के अंदर फरो बनना दिख जाता है, न्यूक्लियस के अंदर फरो बनना दिख जाता है। किसके अंदर, लेट एनाफेज में आपको दिखता है। अर्ली एनाफेज में जो पहले था और लेट एनाफेज में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स, यहां हम एक और पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव एट अपोजिट पोल्स। क्लियर, दूसरे पोल्स पर क्रोमोसोम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट फेज इज योर टेलोफेज, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्रोफेज। क्या क्या हुआ था डायग्राम से समझेंगे, पॉइंट्स आप खुद लिखेंगे। अरे कुछ खुद भी कर लो, याद कैसे होगा, है ना, याद कैसे होगा, नहीं तो क्या क्या आपको खुद लिखना है। यू रिमेंबर कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी। ये सीधा हम क्या बना रहे हैं बेटा, यहां पर हम सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली गायब हो चुकी है, तो हम यहाँ पर बिना सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ही नहीं रहे हैं। बट टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अब आपको नई 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है जो कि पहले डिसॉल्व हो गई थी। न्यूक्लियोलस भी आपको फिर से बनना दिखाई देता है, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहां आप लिखोगे रीअपियर। चलो लिखो अभी नोट्स में, क्रोमैटिन कंडेंस हो गए थे क्रोमोसोम में, अब उल्टा होगा, क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा। जैसे अब आपको डायग्राम में क्रोमोसोम अब फिर से ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। येलो कलर ही यूज कर लेती हूँ क्योंकि येलो से बनाया है इस पेज पर। तो अब ये आपको ऐसे क्रोमैटिन में दिख रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दैट क्रोमैटिन
आर फॉर्म्ड, क्रोमैटिन रीअपियर या क्रोमोसोम चेंज टू क्रोमैटिन। उसके बाद सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेट हुए थे, यहां पर डिसअपियर हो जाएंगे फिर से। उसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहां पर खत्म हो गई थी, ठीक है। सो नाउ इन टेलोफेज यू विल राइट दैट 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, एंड बाकी सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब आप टेलोफेज में लिखोगे। इट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। क्लियर है? ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई है। नाउ ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर। ऐसा आपको टेलोफेज दिखने वाला है। डायग्राम कैसे आएंगे, यहां से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव बैक टू दिस। आफ्टर ऑल दीज फेजेस नेक्स्ट टाइप है साइटोकाइनेसिस का। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन करनी है। यहां पर हम जो सारी चीजें कर रहे थे, अच्छा वन मोर थिंग, एक डायग्राम मुझे थोड़ा सा यहां पर ठीक करना पड़ेगा कि ये जो यहां पर फरो फॉर्मेशन हुआ था, यहां तो मैं भूल ही गई, यहां पर भी आपको फरो फॉर्मेशन दिखेगी। यहां पर तो बहुत ही प्रोमिनेंट फरो फॉर्मेशन आपको दिखेगी। टेलोफेज में प्रोमिनेंट फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो सारा एरिया है साइटोप्लाज्म का, नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस ही है, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी ना, साइटोप्लाज्म कटना स्टार्ट होगा ना। सो यहां पर आपको फरो फॉर्मेशन दिखेगी। हम अभी तक एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखो तो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा अलग अलग सीन होता है। जब साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बात आती है ना, तो यहां फरो फॉर्मेशन होता है बेटा, फरो फॉर्मेशन इन केस ऑफ एनिमल सेल। ये बाहर से जो कट रहा है ना, देखो ये बाहर से ऐसे साइटोप्लाज्म कट रहा है यहां पर, इसी को फरो फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को फरो फॉर्मेशन बोलते हैं। सी, फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में तो कंप्लीट होगी फरो फॉर्मेशन। यहां पर मैं इसको लेट एनाफेज का नाम दे रही हूं, लेट एनाफेज का नाम दे रही हूं, ठीक है। आ जाओ अब आगे, यहां नहीं, यहां आ जाओ। प्लांट सेल में क्या हुआ, प्लांट सेल में एक अलग कंडीशन हुई। प्लांट सेल में बाहर से कोई कट नहीं लगता है। प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेंटर में सेल प्लेट बनाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, आओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म सेल प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स, और वी कैन राइट डाउन स्पिंडल फाइबर्स नहीं, सेंट्रोजोम एब्सेंट। यहां पर सेंट्रोजोम प्रेजेंट था, सेंट्रोजोम प्रेजेंट, यहां पर सेंट्रोजोम एब्सेंट था। तो सेंट्रोजोम अगर एब्सेंट था तो फिर यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ही यहां पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ही यहां पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। और ये जो सेंटर में सेल प्लेट बनी है, दिस सेल प्लेट, ये भी किसने बनाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बनाई। ये सेल प्लेट भी किसने बनाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बनाई। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। यहां पर सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, यहां पर सेंट्रोजोम एब्सेंट है। तो यहां पर प्रेजेंट है तो स्पिंडल फाइबर यही बना लेंगे, यहां पर एब्सेंट है तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स ने किया और सेल प्लेट भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बना ली। हो गया साइटोकाइनेसिस दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। नाउ योर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यू सेल्स। एक सेल से 2 नए सेल बन चुके हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर भी बराबर है। नाउ योर लास्ट थिंग इज, जो आपको करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आती हैं। तो हम इनका वर्ड्स का तो यूज वैसे ही कर रहे थे, कुछ वर्ड्स जो नहीं यूज करे होंगे उनकी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगी, और जिन वर्ड्स का हम यूज कर रहे थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आओ देखो, बहुत ही आसान है। पहला, न्यूक्लिक एसिड्स अगर टर्म आ जाए बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि हमारे डीएनए और हमारे आरएनए। सो वी हैव 2 न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज डीएनए, वन इज आरएनए। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। याद है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड्स का, जो कि है हमारे आरएनए और डीएनए। इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड होता है, फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन बनाता है, और सेंटर में है नाइट्रोजनस बेसिस। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बना रहा था, यही पढ़ा, ये उसकी डेफिनेशन है। और जो शुगर ग्रुप है ना इसके अंदर, वो आरएनए और डीएनए में अलग अलग होता है। नहीं आएगा इतना डिटेल में, आपको सिर्फ थोड़ा नाम पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा, देखो न्यूक्लियोसाइड मतलब
न्यूक्लियोटाइड से छोटी यूनिट होती है। जैसे न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर मॉलिक्यूल से, फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजनस बेस से। न्यूक्लियोसाइड मतलब N से याद रखेंगे नाइट्रोजनस बेस और S से याद रखेंगे शुगर। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड मींस नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, N से नाइट्रोजनस बेस, S से शुगर, बट नो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन तो पता है। अच्छा, क्या ये एनिमल सेल में होंगी? होती तो है, बट प्लांट सेल में इनका मेन काम है नैरो, नैरो मतलब छोटा, होलो ट्यूब स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के। हेल्प सपोर्ट द शेप ऑफ सेल, सेल की शेप बनाने में हेल्प करेंगे, साइटोप्लाज्म को होल्ड करने में हेल्प करेंगे, एंड also help chromosome move during cell division in plant cells. प्लांट सेल में इनका बहुत बड़ा काम है, सेल प्लेट फॉर्मेशन भी यही करते हैं और क्रोमोसोम को मूव कराने में भी यही हेल्प करते हैं प्लांट सेल में। फिर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये दो टर्म्स का यूज किया है। हेप्लॉइड मतलब जब आपका क्रोमोसोम कंटेंट पेयर में ना हो। आपको पता है हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट जब ये पेयर सेपरेट हो जाए या 46 क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाए तो ये डिवाइड हो जाते हैं 23 एंड 23 में। अब ये हेप्लॉइड कंडीशन है, N और N कंडीशन है। हेप्लॉइड को हम N से डिनोट करते हैं, और जब 23 पेयर्स है तब हम इसको डिप्लॉइड या 2N बोलते हैं। तो जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना बेटा, तब हम उसको डिप्लॉइड बोलेंगे, जिसको मैं 2N से डिनोट करती हूँ। मैं क्या, सभी 2N से डिनोट करते हैं। और हेप्लॉइड जब ये सेपरेट हो जाए इसको N से डिनोट करते हैं। पढ़ो इसको, द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। यहां पर द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा जोड़ा बैठा है। चप्पल जो होती है, हमारे शूज होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं ना, जब दोनों पेयर में है तो डिप्लॉइड। एक चप्पल खो गई, एक जूता खो गया, तब हम उसको हेप्लॉइड बोलते हैं। तो हेप्लॉइड कंडीशन आपको किस में मिलेगी? स्पर्म और एग सेल में मिलेगी, है ना। स्पर्म और एग सेल में मिलेगी हेप्लॉइड सेल। हमारे स्किन और बॉडी के सेल्स में तो नहीं होगा ये कंडीशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और एग सेल में होगा। डिप्लॉइड कंडीशन होगी हमारे सारे बॉडी के सेल्स में, राइट। चलो आगे आ जाओ। यहां पर है काइज्मा। काइज्मा क्या होता है? काइज्मा मियोसिस याद है, हमने पढ़ा था। मियोसिस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। जब ये क्रोमोसोम, अब बेसिकली इसकी कंडीशन क्या है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है, क्या थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर से रिकैप ही हो जाएगा। आ जाओ यहां पर। ये हमारा 1 क्रोमोसोम जिसका डीएनए ये वाला डबल हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है यानी कि पापा से, और एक मम्मी से, है ना, ऐसी कंडीशन है। डबल हो चुके हैं ये। अब ये मियोसिस करने से पहले क्या करेंगे, यहां पर अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। सो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है अ प्रोसेस इन विच द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बहनें हैं, सेम सेंटर पे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल दूं? नॉन सिस्टर है ना, ये बहनें नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो जब क्रॉसिंग ओवर हो, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो, किस में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कैसे होगा, ये यहां पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, ये यहां पर है और ये यहां पर है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। अब क्या आपको यहां एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये और ये एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लग रहा है ना एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर, तो इसी स्ट्रक्चर को हम काइज्मा बोलते हैं। दिस एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइज्मा। और डेफिनेशन देखो क्या लिखी है काइज्मा की, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बुलाते हैं? काइज्मा बुलाते हैं। ठीक है, चलो
काइज्मा, द एक्स पॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्रोमैटिड्स, तो हमारी जो सेम सिस्टर कह रही है, जो सेम सेंटर पे अटैच्ड है, डुप्लीकेट हो गया ये क्रोमोसोम, पहले ऐसा था, अब इसने अपना डीएनए और प्रोटीन डबल कर लिया, अब ऐसा है, तो इसकी ये दूसरी बहन आ गई है और इसको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सेम सेंटर पे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमेयर, द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम इज सेंट्रोमेयर, where sister chromatid is attached. Sister chromatid is attached, है ना, यही सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर पे इसके सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। वहीं पर अगर मैं एक और क्रोमोसोम बना दूं तो वो बन जाएंगी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जैसे ये एक पापा से क्रोमोसोम आया है, ये एक मम्मी से क्रोमोसोम आया है, इसने पेयर बना लिया, इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए बेटा, इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, सच में हाथ नहीं पकड़ती, जस्ट इमेजिन कि इन्होंने पेयर बनाया है, इसको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमो मतलब सेम, सो पेयर कंटेनिंग 1 मैटरनल एंड 1 पैटर्नल क्रोमोसोम दैट आर सिमिलर इन लेंथ, लेंथ भी सेम है और जीन पोजीशन भी सेम है। ये जीन पोजीशन हम हेरिडिटी में और अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पर हेयर कलर का जीन है तो यहाँ भी हेयर कलर का जीन होगा, है ना, दिस इज नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर आता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। तो इमेजिन करो कि आपने बॉडी से एक सेल निकाला, उसके न्यूक्लियस को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, मेटाफेज में देख रहे हो या किसी भी फेज में देख रहे हो, उसकी पिक्चर ली, उसको आपने स्क्रीन पर देखा या आप जब लाइव देख रहे हो, दैट इज कैरियोटाइप। द नंबर एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम, जब हम क्रोमोसोम को देख रहे हैं, उसको गिन पा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कैरियोटाइप, ठीक है। सेंट्रियोल्स एक सेल ऑर्गेनील है बेसिकली, पेयर्ड सिलेंड्रिकल, पेयर्ड क्यों है देखो, ये ऐसे ना सेल ऑर्गेनील्स होती है लाइक दिस, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है, पेयर में है, कभी अकेली तो नहीं आई, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। सो पेयर्ड सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गेनील्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में तो होती ही नहीं, एब्सेंट है प्लांट सेल में। स्पिंडल फाइबर्स, ये प्रोटीन से बने हुए धागे हैं, फिलामेंट लाइक लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नेटवर्क होता है जो सेल डिवीजन के टाइम पर बनते हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आ सकती हैं। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन भी आप लिख लेंगे। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर समराइज हो चुका है, उसका माइंड मैप हो चुका है, ठीक है। द न्यूक्लियर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन कलेक्टिवली टर्म्ड एज डैश। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, जो न्यूक्लियर चेंजेस सेल डिवीजन के टाइम पर हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कैरियोटाइप तो विजुअल अरेंजमेंट है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, यहां न्यूक्लियर चेंजेस की बात हो रही है तो कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के टाइम पर जो हमें डिवीजन दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, the point of attachment between 2 sister chromatids, what is this? Centromere। क्वेश्चन समझ आया? खुद ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। The point of attachment between 2 sister chromatids। आगे आ जाओ। The full complement of DNA of an organism, ये क्या है बेटा? जब हम एक ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए एक साथ निकाल लें उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जीनोम। वैसे आपको मैं जेनेटिक्स में और अच्छे से बता दूंगी, बट यहां पर अगर आपने एक सेल लिया, उसके अंदर जितना भी आपका क्रोमोसोम है उसमें से डीएनए बाहर निकाल लो और एक सेल का पूरा डीएनए बाहर निकाल लो, तो उसी को हम जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन स्किन सेल। तो ह्यूमन स्किन सेल हो या कोई और सेल वो दे दे, बात तो वही है, हमारे सारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, सो 46 क्रोमोसोम। तो इसने यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, अगर पेयर में पूछा होता तो वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, पेयर में पूछा होगा तो वो भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो लास्ट स्लाइड है, बट एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, अगर अपने पास 44 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें से 44 हमारे ऑटोसोम्स हैं और 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि लास्ट वाले बॉयज के अंदर XY होते हैं और XX होते हैं फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर। बाकी सारे सेम होते हैं, सेम इन बॉयज एंड गर्ल्स। यस,
ठीक है, चलो ये एक और लास्ट बात थी, बाकी आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो सकता है आपके ऐसे सुंदर सुंदर जो आपके पास ब्रेन भगवान ने दिए हैं उसमें सारी बातें चली गई हो और ये वाला चैप्टर हमारा सक्सेसफुली रिवाइज हो चुका है। इसका अच्छा सा एक माइंड मैप बना लो, जैसे बनाया है मैंने, है ना, आप तो और सुंदर बना सकते हो। सो मेक अ माइंड मैप, लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करेगा। एंड दैट्स इट, बस बाय बाय। अब मिलूंगी मैं अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, अगले चैप्टर में और बातें करेंगे, ऐसे ही बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, माइंड मैप बनाएंगे। कमेंट्स में जल्दी से ऑरेंज हार्ट्स भेजेंगे ये कंफर्म करते हुए कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया, एंड अपने लिए लिखना निंजा ओपी। बाय बाय, टेक केयर।